दोस्तों, कभी कभी किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जो वक्त मनहूस बनकर साबित होता है। आज की कहानी में जो होता है, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। माँ उसकी घर पर नहीं थी और अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है। बाप ने अपनी बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था और बाप उसका बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करने लगता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है और चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वह उसके साथ ऐसा ही गंदा काम करता रहता था। जब उसके बाद वह वहां से जाता है, जाते जाते अपनी बेटी को कुछ धमकियां देता है और कहता है कि इस बात का कभी किसी से भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। न केवल इसमें कत्ल होते हैं बल्कि कई जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना पंजाब प्रदेश का एक जिला लगता है लुधियाना। बात कर रहा हूं जुलाई 1999 की, जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और माँ की जब एंट्री घर में होती है तो माँ से अपनी कहानी बताती है। नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अब भविष्य में क्या फैसला ले, क्या ना ले, क्योंकि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद इस मामले में जो जांच पड़ताल की जाती है, जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई गई और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है और आरोप सिद्ध होने के बाद 12 साल की सजा सुनाई जाती है, कठोर कारावास। और साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की रियायत न बरती जाए, जब तक सलाखों के पीछे रहेगा इससे काम लिया जाए। और इसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। दोस्तों, जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ यह एक काल्पनिक नाम है। वह व्यक्ति जिसका नाम रविंदर सिंह होता है, रविंदर सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वहाँ जेल में वह रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफरत करते थे। नफरत की वजह यह थी क्योंकि उसने अपनी ही बेटी के साथ गंदा जो काम किया था। वह जेल में रहता है और धीरे धीरे अपना जब वक्त आगे बढ़ रहा था, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। चाहे कैदी हो या अधिकारी हो, जो उसको काम दिया जाता था वह पूरी ईमानदारी, पूरी तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम में कोई शिकायत नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि इसने कोई अपराध ही नहीं किया है, शायद इस अपराध की उसको सजा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह मशवरा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पेरोल ले सकते हो और पेरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपनी एक सामान्य जिंदगी जी सकते हो और दुनिया देख सकते हो। उसने जैसा सुना था वैसा ही किया। 1999 को वो जेल में जाता है और 2005 में वो पेरोल के लिए आवेदन करता है तो उसकी पेरोल स्वीकार कर लिया जाता है। अप्रैल 2005 का यह वाकया है। जैसे ही उसको पेरोल मिलती है, पेरोल मिलने के बाद वो इधर किराए के एक मकान में रहने लगता है और साथ ही अपनी पत्नी, अपनी बेटी को खबर भिजवाता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से, हर चीज़ से दूर रहना हो, चाहे वह मेरा घर हो या फिर मेरे दिए हुए किसी भी सामान से तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वह उसी के घर का ही सामान इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि साथ ही उसी की कुछ वस्तुएं थी, उसके सामान थे, उसको वह इस्तेमाल कर रहे थे।
वह यह बात माँ और बेटी तक पहुंचाता है तो माँ बेटी डर जाती हैं, क्योंकि वह कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरह से धमकी दी थी उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उसके साथ वह कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दे दे। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, वहां जाकर के शिकायत करते हैं। शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि पुलिस को भी यह सूचना मिल जाती है कि जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया था। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है और यह बात भी आगे हो जाती है। जो पत्नी और बेटी होती है उनको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन 8 जनवरी 2006 का यह वाकया है। दरअसल लुधियाना का ये थाना लगता है होबे वाला, और उसी के अंतर्गत एक गांव है। उसी गांव में माँ और बेटी तनु और यानी कि उसकी बेटी तृप्ति दोनों घर पर मौजूद होती हैं। साथ ही एक रिश्तेदार होती हैं नीलू, वह भी घर पर मौजूद थी। इसी बीच में जो उसका पति होता है दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाता है। सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है, और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो उसकी पत्नी पूजा कर रही थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने अपनी पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज़ लगाई। पत्नी ने जैसी ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, वो उधर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रविंदर सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत तेजी के साथ वार किया और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर एक वार किया। जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ भी कट जाता है। एक वार और करता है, यानी कि 4 बार वो कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है और 4 ही बार में ही अपनी पत्नी को वहां पर ढेर कर देता है। उसे तड़पने का, उसको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती हुई देखती है आखिरकार क्या हुआ है, तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी का निकाला था उससे तिगुना गुस्सा उसने अपनी बेटी पर निकाला, और कुल्हाड़ी से जितने बार वार कर सकता था उतनी बार वह वार करता है। यानी कि उस लड़की को वह 9 बार वार करता है। 9 बार में 2 बार सिर्फ खरोच आती है और 7 बार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हर एक हिस्से को काटते हुए निकल रहा था, और बेटी की भी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। अब जो घर में तीसरा शख्स होता है जिसने अपनी आंखों से यह सब दृश्य देख रखा था, यानी कि नीलू, जो कि इसके रिश्तेदार होती है, और जैसे ही नीलू ने यह देखा तो नीलू ने डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है। इस बीच में क्योंकि उसे संभलने का मौका मिल जाता है और वो जितनी जोर से चीखती है, चिल्लाती है, उतनी जोर से ही लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है ताकि वो उसकी तरफ अगर आने की कोशिश करे तो उससे पहले लोग वहां तक पहुंच जाएं। दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया, वो चीख पुकार की आवाज आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है। और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर से आवाज लगना शुरू करते हैं, तो घर के अंदर जो एक कातिल होता है जिसने अपनी पत्नी, अपनी बेटी का मर्डर कर दिया था, और वो भी बहुत बुरी तरीके से, उस तक जब आवाज़ पहुंचती है वह मौका पाते ही घर से भाग जाता है। जब घर से वह भागता है तो उसके बाद फिर दरवाज़ा खोले जाते हैं, पब्लिक अंदर जाती है, और अंदर का दृश्य देखने के बाद में माँ और बेटी जो होती हैं वह खून से एकदम लथपथ पड़ी हुई थी। और इस दृश्य को देखने के बाद जो भी देखा डर जाता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाती है, वह लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी यह सूचना होबे वाला पुलिस स्टेशन में दी जाती है, और वहां के एसएचओ अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस मौके पर जब पहुंचती है, आकर देखती है, दोनों का शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने किया, क्यों किया, इसकी क्या पीछे की वजह हो सकती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वह जहां किराए के मकान में रहता था उसी किराए के मकान में आराम से सो रहा था।
वहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे पुलिस पहुंचती है उसने पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेजा जाता है। अब इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है, पुलिस पड़ताल करती है और पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ कई सबूत पाए जाते हैं और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो इस मामले की फिर ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं हो पाती। महज 1 साल में ही इसका निर्णय लिया जाता है। साल 2006 का यह वाकया होगा और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के एक न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को यानी कि रविंदर सिंह को फांसी की सजा सुनाई और कही कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति की प्राण पूरी तरह से निकल न जाए। उसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। तब लोगों को तसल्ली होती है, यह व्यक्ति शायद इसी लायक था। उसकी बेटी नाबालिग थी, उस वक्त उसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास थी। तब इसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी सजा काटने के लिए जेल जाता है और 5 साल के बाद ही वह बाहर निकलता है। निकलने के बाद अपनी बेटी अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। तमाम अखबारों के माध्यम से यह प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। उसके बाद यह व्यक्ति कोर्ट से अपील करता है कि जो सजा दी गई है उस सजा को कम कर दिया जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सजा को बरकरार रखा और इस व्यक्ति की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस व्यक्ति को जीने की इच्छाएं लगातार बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सजा को कुछ कम कर दिया जाए। तमाम तरह के तर्क देता है। फिर वो बहुत गरीब अपने आप को बताता है और जब यह घटना हुई थी तब वह लगभग 42 साल का था। कुछ ऐसे तर्क दिए गए थे जिन तर्कों को शायद सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद इसकी सजा को जैसे है वैसे ही रखा जाए। लेकिन 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की जो सजा थी उसे फांसी के बदले में उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाएं तब तक यह सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहना कोई अधिकार नहीं है। यह व्यक्ति अभी भी शायद सलाखों के पीछे ही है। लेकिन जब जब वो वक्त वो बातें याद आती हैं तब तक वो जुलाई 1999 का वह वाकया जब इसने अपनी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था, काश उस दिन इसने अपनी बेटी के ऊपर इतनी गंदी नज़र ना रखी होती। काश उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत काम ना किया होता। यह सब ना हुआ होता तो शायद यह दोनों माँ बेटी भी आज जिंदा होती और वह व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जी रहा होता। और जो भी हुआ था वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। जब इस व्यक्ति ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया, उसको जाहिर सी बात है सज़ा मिलनी चाहिए। उसको गलत किया गया क्योंकि उसको फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग को जो मैं कहानी बताया हूँ उसके बारे में आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।